हेलो दोस्तों, तो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था प्री मौर्यन एम्पायर की डायनेस्टीज जो भी थी वो सब हमने पढ़ी थी, और अपनी लास्ट डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी। तो उसके बाद अपना अगला आता है मौर्यन एम्पायर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो अपना मौर्यन एम्पायर किसके बाद आता है? अपना नंदा एम्पायर के बाद आता है अपना मौर्यन एम्पायर। तो इसको भी हम वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अपना मौर्यन एम्पायर की शुरू करते हैं हम अब कार्रवाई। अब मौर्यन एम्पायर कब शुरू हुआ था? अपना 322 BC के अंदर अपना मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC के अंदर मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, और एक गुप्ता के अंदर भी चंद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, वो अलग हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो सिर्फ चंद्रगुप्त होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस रूलर को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य कौन था? जो अपना चाणक्य था, उसी का नाम कौटिल्य था। तो किसको हरा के इसने स्थापना करी थी मौर्यन एम्पायर की? धनानंद को हरा के। धनानंद हमने देखा था लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी था। कौन सी डायनेस्टी का? नंद डायनेस्टी का। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर अपना धनानंद था। तो उसको हरा के इसने मौर्यन वंश की स्थापना की थी। तो अपना अगला बनता है कि हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर था चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता। ये तीनों ही चाणक्य के नाम है। तो अगर ऑप्शन में कुछ भी मिले तो हमें तीनों में से कोई भी ठीक हो सकता है, तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। तो मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता। इसी की मदद से इसने धनानंद को हराया था। ये चाणक्य था, ये एक्चुअल में ये धनानंद का ही मिनिस्टर था। ठीक है, वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ धनानंद था। तो उसको वो इससे खुश नहीं था चाणक्य धनानंद से, तो इसलिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी और उसने धनानंद को हरवाया था, और यहीं से फिर अपनी मौर्य वंश की स्थापना होती है। और ये कैसे हराया था? इसका एक मुद्रा राक्षस करके एक बुक है, उसके अंदर इसका वर्णन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने इसको हराया था। ये इन्फॉर्मेशन हमें मुद्रा राक्षस नाम की एक किताब से मिलती है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो अब ये होगा अपना मौर्यन वंश की स्थापना ऐसे हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो इसने एक इंडो ग्रीक फाइटर था, इंडो ग्रीक रूलर था, जिसके साथ इसको इसने हराया था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो उसमें अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर अपने पीछे किसको छोड़ के गया था? सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गया था, जो इंडिया का जस्ट वेस्टर्न पार्ट था उसके अंदर रूल करने के लिए। जो उसने एरिया जीता था उसका एक तरह से गवर्नर बना के गया था सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC के अंदर। उसके बाद इनके टाई अप्स हुए थे हराने के बाद। तो सेल्यूकस निकेटर ने काफ़ी सारा एरिया दिया था उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी बेटी कॉर्निलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाई थी। तो यहाँ से हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस इंडो ग्रीक रूलर को हराया था 305 BC में? या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है सेल्यूकस निकेटर को किस सन में हराया था 305 BC के अंदर। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है, देखो एक लेक था सुदर्शन लेक। ये इस लेक के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसको फिर मौर्यन डायनेस्टी से इसकी शुरुआत होती है हमारी सुदर्शन लेक की। उसका गुप्ताज इसको ठीक करवाते हैं, साकाश का रुद्रदमन भी इसको ठीक करवाता है। तो इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। बट अगर क्वेश्चन आता है हु इज़ क्रेडिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, तो इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा ऑप्शन में मौर्यंस भी हो सकता है, क्योंकि अशोका ने भी इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। तो ऑप्शन में मौर्यंस भी हो सकता है। अब एक था पुष्यगुप्ता वैश्य करके एक गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, गुजरात साइड का गवर्नर था वो। तो ये अपना सुदर्शन लेक कहाँ पे? ग्रीनार, गुजरात में। तो इसका नाम भी हो सकता है, क्योंकि ये था मेन कंस्ट्रक्ट करने वाला पुष्यगुप्त वैश्य नाम का जो गवर्नर था। बट ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, सिंपल मौर्यंस भी हो सकता है, क्योंकि अशोका ने भी इसके ऊपर काम किया था सुदर्शन लेक के ऊपर। या फिर पुष्यगुप्त वैश्य भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन अपने इसी सुदर्शन लेक से क्या बन सकता है? सुदर्शन लेक कहाँ पे है? तो सुदर्शन लेक है गिरनार, गुजरात के अंदर। इसके बारे में मैं ना रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो कि गिरनार में ही है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ये चीज़ भी हम आगे कवर करेंगे जब हम रुद्रदमन पढ़ रहे होंगे या फिर गुप्ता रूलर्स पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। बट अभी के लिए
कंस्ट्रक्शन सुदर्शन लीग की कहाँ से शुरू हुई थी? मौर्यन पीरियड से शुरू हुई थी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब एक सेल्यूकस निकेटर का जो एम्बेसडर था मेगास्थनीस, वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। तो क्वेश्चन आएगा हु वॉज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट? मेगास्थनीस। क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है कि मेगास्थनीस वॉज द एम्बेसडर ऑफ विच किंग हु रिसाइडेड इन चंद्रगुप्त मौर्यास कोर्ट? तो इसका आंसर फिर लगाएंगे इंडो ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा इसका रिलीजन के बारे में एक क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका फॉलोअर था? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। वो जैनिज्म का फॉलोअर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका हमें प्रूफ कैसे मिलता है कि अब वो कहाँ मरा था? वो मरा था चंद्रगिरी की पहाड़ियों के ऊपर, जो कि कर्नाटक के अंदर है। चंद्रगिरी की पहाड़ियों पे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। वहाँ पे वो भद्रबाहु के साथ गया था, ऐसा माना जाता है। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ गया था। अब उसने कैसे डेथ हुई थी? स्लो स्टारवेशन का प्रोसेस हमने जैनिज्म के अंदर पढ़ा था कि सल्ले खाना नाम का एक तरीका होता है जिससे जैनिज्म अपनी जैन जो लोग होते हैं वो इस तरीके से डेथ को प्राप्त करते हैं या फिर निर्वाणा को प्राप्त करते हैं। तो जैनिज्म में डेथ को क्या बोलते हैं? निर्वाणा। और बुद्धिज़्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोला गया था निर्वाणा। तो जैनिज्म में निर्वाणा प्राप्त करने का तरीका होता है सल्ले खाना। इसके अंदर क्या होता है? स्लो स्टारवेशन टू डेथ। स्लो स्टारवेशन टू डेथ। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? अपना क्वेश्चन क्या बन सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का फॉलोअर था? जैनिज्म। ठीक है, कहाँ पे उसकी डेथ हुई? चंद्रगिरी हिल के अंदर। कैसे डेथ हुई? सल्ले खाना प्रोसेस के थ्रू। और भद्रबाहु के साथ गया था वहाँ पे, वो चंद्रगिरी हिल के पास, हिल पे जो गया था। तो अब इसकी डेथ के बाद अब इसका पुत्र होता है बिंदुसार। इसका सन होता है बिंदुसार। तो बिंदुसार 298 BC के अंदर रूलर बना था बिंदुसार। तो बिंदुसार के रिलीजन के बारे में एक चीज़ है कि वो जैनिज्म बुद्धिज्म किसी को नहीं, वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था। ये भी एक रिलीजन था उस टाइम पे। तो मेन ये तीन ही थे, जैनिज्म बुद्धिज्म आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट इतना फेमस रिलीजन नहीं था, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। बट सिर्फ एक ही बिंदुसार ही था जो आजीविका सेक्ट का फॉलोअर था। क्योंकि आजीविका सेक्ट हम अलग से पढ़ेंगे नहीं, तो यही जान लेते हैं कि एक फैक्ट कि आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन था? मकालीपुत्र गोसाल। ये हमारा आजीविका सेक्ट का फाउंडर था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वॉज फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? मकालीपुत्र गोसाल। अब जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इसके बारे में यहीं पे ये एक फैक्ट जान लेते हैं बिंदुसार के अंदर, क्योंकि बिंदुसार आजीविका सेक्ट का फॉलोअर था। तो अब देखना, अब ग्रीक एक इसको दो टाइटल थे बेसिकली, इसको दो टाइटल मिले हुए थे। दोनों का मतलब एक ही है, स्लेयर ऑफ फोज, मतलब अपने एनिमीज़ को मारने वाला। अब इसको स्लेयर ऑफ फोज इसको इसलिए क्यों बोला गया था? क्योंकि इसने है ना मैसूर तक, डेक्कन के पार, डेक्कन मैसूर यहाँ तक का एरिया इसने जीत लिया था बिंदुसार ने। तो इसलिए इसको दो टाइटल मिले थे। अमित्रघात, मतलब जो दोस्त नहीं है उसको मारने वाला कौन सा होता है? अमित्रघात। अब इसको, ये संस्कृत वर्ड, इसका ग्रीक ट्रांसलेशन क्या है? अमित्रोचेट्स या अमित्रोकेट्स। ठीक है, ये इसका ग्रीक ट्रांसलेशन है। तो इन दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ग्रीक के जो लिटरेचर है ना, उनके अंदर बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहा गया है, और संस्कृत के अंदर इसको अमित्रघाती कहा गया है। तो कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है अपना बिंबिसार को कौन सा टाइटल मिला था, या फिर इन दोनों में से कोई भी टाइटल लिख के दे सकता है कि विच रूलर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अमित्रोकेट्स या अमित्राघाट। तो इसका आंसर आएगा हमारा बिंबिसार। इसको बिंदुसार से ये अपना है तो देखो यहाँ पे क्या गलती हो रखी है, ये लिखा है बिंबिसार। अब पिछले लेक्चर में बताया था कि बिंबिसार और बिंदुसार में यूजुअली कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये है बिंदुसार। तो ये टाइटल मिले थे बिंदुसार को, ना कि बिंबिसार को। बिंबिसार तो हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर था। तो बिंदुसार का ये एक फैक्ट हो गया उसके टाइटल्स के बारे में, इसको क्या बोला जाता था। अब एक और चीज़ है कि हु वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर टू हिज कोर्ट बाय सीरियन किंग एंटियोकस I। तो एंटियोकस I ने एक अपना एम्बेसडर भेजा था बिंबिसार के कोर्ट में, जिसका नाम था डायमैकस। तो डायमैकस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि सीरियन किंग बोल देगा या फिर सीरियन किंग, या फिर सिंपल बोलेगा एंटियोकस I ने किसको अपना एम्बेसडर बना के बिंबिसार के कोर्ट में भेजा था या मौर्यंस के पास भेजा। तो इसका आंसर आएगा डायमैकस।
अब इनसे सीरियन से ना मतलब बिम्बिसार ने 3 चीज़ें मांगी थी बेसिकली, वाइन, ड्राइड फिग और फिलोसफर। इसमें वाइन और ड्राइड फिग्स तो इसने सीरियन किंग ने दे दिए थे, बट उन्होंने कहा था कि फिलोसफर्स आर नॉट फॉर सेल, हमारे जो फिलोसफर है ना वो सेल के लिए नहीं है, वो हम नहीं दे सकते। तो ऐसी ये फैक्ट है। इससे क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट बनता है, बट फिर भी क्या पता क्वेश्चन बन जाए कि विच रूलर रिफ्यूज टू सेंड फिलोसफर्स टू बिम्बिसार कोर्ट, तो उसका आंसर आएगा अपना एंटियोकस वन। तो इस तरीके का क्वेश्चन शायद बन जाए, इसीलिए ये वाला फैक्ट भी यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अब इसी के टाइम पे है ना, ये गलती से अशोका के अंदर लिखा गया था, ये बिंदुसार का ही फैक्ट है ये वाला भी। तो एक इजिप्शियन किंग था पटोलमी टू या फिर फिलाडेल्पस, ये इजिप्ट का किंग था। इसने भी है ना पाटलिपुत्र में अपना एम्बेसडर बिंदुसार के टाइम पे भेजा था, जिसका नाम था पित्यापियस। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो बिंदुसार के टाइम पे अपने 2 एम्बेसडर आए थे, एक तो पित्यापियस और एक अपना आया था डायमैकस। डायमैकस आया था सीरिया से और वो आया था अपना इजिप्ट से। ये अपना पित्यापस आया था इजिप्ट से। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? प्लिनी, एक रोमन राइटर था प्लिनी, उसकी बुक से है ना, हमें उसके जो लिटरेचर वर्क है उसकी बुक है, उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इजिप्शियन जो किंग थे ना, उसने पिट्यापस को पाटलिपुत्र भेजा था बिम्बिसार के टाइम पे। तो प्लिनी के बारे में एक और फैक्ट यहीं जान लेते हैं कि प्लिमिनल की एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री बुक किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी वो। तो इस नेचुरल हिस्ट्री के अंदर क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन फ्लोरा एंड फोना, मतलब यहाँ के जीव जंतु और पौधों के बारे में जानकारी है। नेचुरल हिस्ट्री नाम की ये बुक है। तो अपने यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2 एम्बेसडर कवर होते हैं, दोनों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है और कई बार पूछा भी गया हुआ है ये। तो बिंदुसार के टाइम पे क्या हुआ था? 2 रिवोल्ट हुए थे तक्षशिला के अंदर। तो पहले रिवोल्ट को सप्रेस किया था सुशीम, जो उसका सन था। सेकंड को सप्रेस किया था अशोक के अंदर। तो तक्षशिला के 2 रिवोल्ट हुए थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है तक्षशिला के अंदर कितने रिवोल्ट हुए थे बिंदुसार के टाइम पे? तो आंसर लगाएंगे 2 रिवोल्ट्स। 2 रिवोल्ट हुए थे। पहला रिवोल्ट किसने सप्रेस किया था? सुशीम ने, और दूसरा किया था अशोक ने। तो बिंदुसार के बाद उसका सन अशोक जो है ना, वो बनता है हमारा अगला रूलर। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर है अशोक, 273 BC के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हु हेल्प्ड अशोका टू असेंड थ्रोन, मतलब उसको राजा बनने में किसने हेल्प की थी? राधागुप्त ने हेल्प की थी। राधागुप्त जो था वो बिंदुसार का एक मिनिस्टर था। तो बिंदुसार का जो मिनिस्टर था राधागुप्त, उसने हेल्प करी थी अशोक की राजा बनने के अंदर। तो उसने क्या हेल्प करी थी? जब ये बिंदुसार मरा था, तो उस टाइम पे बिंदुसार के कहते हैं कि 100 पुत्र थे, तो उनमें से 99 को है ना अशोक ने मार दिया था, और एक आखिरी सबसे छोटा भाई था उसका तिस्सा, उसको उसने छोड़ दिया था। तो उसको ये सारा काम करने में 4 साल लगे थे। तो एक्चुअल में कहते हैं कि राजा जो बना था वो 269 BC के अंदर बना था अशोक। 273 में से 4 घटाना, ठीक है, तो 269 BC हो गया अपना। अब ये एक और चीज़ होती है हमारी हिस्ट्री के अंदर, BC और AD के अंदर क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा ये अगर यहीं क्लियर कर रहे हैं। देखो BC के अंदर चलता है मैटर उल्टा। मान लो आपको यहीं पे जैसे कि 200 में से अगर आपको 100 साल घटाने हैं, यानी कि आपको 100 साल आगे जाना है, तो आपका क्या AD के अंदर 300 साल होना चाहिए, बट BC के अंदर उल्टा चलता है, वो हो गया 100 साल। ये BC का फंडा हमारा। तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। AD के अंदर तो सिंपल है, AD के अंदर तो अपना चलता है अगर 200 के अंदर 100 साल बढ़ाने हैं तो वो हो जाएगा अपना 300 सिंपल। बट इसके अंदर BC के अंदर क्या होगा? वो 100 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डेट्स को लेके आपको अंडरस्टैंडिंग बता दी यहाँ पे कैसे चलती है BC और AD के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अशोक एक्चुअल में 269 में क्राउंड हुआ था, पर अगर आता है तो 273 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यहीं से इसका शासन माना जाता है। तो अब एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एम्परर जब वो असल में राजा बना था अशोक, ठीक है, तो उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था? वो अवंती का गवर्नर था। हमने लास्ट वीडियो में मैप बनाया था, उसमें देखा था अवंती एक प्लेस थी, बट यहाँ तक आते आते ये पूरा एरिया मगध के अंदर बन चुका था। तो मगध जो पुरानी महाजनपद थी ना, ये मगध के पार्ट बन चुके थे। तो अवंती जो एरिया था ना मगध का, उसका गवर्नर था हमारा अशोक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी शायद अगर ये आ गया तो ये ध्यान रखना। अब इसके ये तो हमने पढ़ लिया था बिंदुसार में, ये गलती से यहाँ पे फैक्ट आ गया था बिंदुसार वाला। तो अशोक के बारे में अब क्या है अगला क्वेश्चन? विच रूलर वॉज टाइटल्ड देवनाम पियदसी? तो किस रूलर का नाम था देवनाम पियदसी? अशोक का नाम था।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शायद बहुत लोगों को ये पता भी होगा। तो देव नाम पियदसी मतलब देवों का प्रिय है। अशोक ने कोई अशोक को के लिए ये वर्ड का भी यूज़ किया जाता है, देव नाम पियदसी के ये वर्ड यूज़ किया जाता है अशोक के बारे में। तो इसका असली नाम जो है ना अशोक मौर्य, वो कहाँ से मिलता है हमें? अशोक मौर्य नाम कहाँ मेंशन्ड है? रुद्रदमन जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। ठीक है, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत सारे राजाओं के बारे में। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के अंदर अशोक मौर्य नाम हमें मिला था। एग्जैक्टली जो अशोक मौर्य नाम है ये यहाँ से मिलता है हम लोगों को। तो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट सुदर्शन लेक है, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, वो आगे हम कवर करेंगे जूनागढ़ रॉक एडिक्ट को अच्छे से। बट यहाँ पे ये अशोक का फैक्ट था तो इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी था कि क्वेश्चन आ जाए कि इन विच रॉक एडिक्ट अशोक मौर्य नेम वॉज मैंशन्ड, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है विच रिलीजन वॉज फॉलोड बाय अशोका। तो अशोका किसका फॉलोअर था? बुद्धिज्म का। हालांकि इसको शैविज्म का भी फॉलोअर बोला गया है कई बुक्स के अंदर, बट इसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी, तो इससे क्लियरली प्रूफ होता है कि ये बुद्धिज्म का फॉलोअर था। अब अगला क्वेश्चन बुद्धिज्म से रिलेटेड हमारा क्या बनता है कि हु इंस्पायर्ड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के लिए किसने इंस्पायर है, किसने उसको टीचिंग्स दी थी, या फिर किसकी बातों से इन्फ्लुएंस होके वो बुद्धिज्म अडॉप्ट की? तो वो था उपागुप्त की बातों से इन्फ्लुएंस होके उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था अशोक ने। तो अब इसी से अपना अगला क्वेश्चन बनता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो ये हमें पता ही है, ये हमने बुद्धिज्म में ही पढ़ा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 255 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका हेड था मोगालीपुत्र तिस्सा। तो ये अशोक ने करवाई थी, ये वाली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई थी। ये हमने बुद्धिज्म के अंदर भी पढ़ा है। तो अशोक का एक उसने रिलीजन टाइप स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली रिलीजन ही था, वो टाइप ऑफ रिलीजन था जिसका नाम था अशोका धामा। अब धामा बुद्धिज्म के अंदर भी त्रिरत्न के अंदर आता है, तो बट ये उस वाले धामा से अलग है। तो ये अशोक धामा क्या था हमारा? अशोक धामा बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब मोरल एंड एथिकल कोड से टू अचीव निर्वाणा। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड ही है बेसिकली। तो टू अचीव निर्वाणा कुछ कोड और एथिकल कोड और मोरल कोड्स थे, जैसे कि अपने माता पिता का आप आदर करो, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दो, इस तरीके के कुछ कोड्स थे इसके अंदर। तो वो जो कोड्स थे उसको अशोक ने धामा का नाम दिया था, तो उसी को बोलते हैं अशोक धामा। अब क्वेश्चन आएगा कि अशोक धामा की इन्फॉर्मेशन किस रॉक एडिक्ट से मिलती है? तो 11th रॉक एडिक्ट। अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, जिनके बारे में हम आगे जब एडिक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे अशोक मतलब मौर्यंस के, उस टाइम पे इसको कवर करेंगे। बट अशोक का ये फैक्ट था कि अशोक का धामा किस रॉक एडिक्ट में है? 11th रॉक एडिक्ट में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोक के धामा की। अब इसी रॉक एडिक्ट से एक और क्वेश्चन है विच रॉक एडिक्ट मेंशन्स कलिंग वॉर। कलिंग का वॉर हुआ था अशोक ने। इसी वॉर के बाद ना अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था वो बहुत एग्रेसिव से बहुत शांतिप्रिय बंदा बन गया था इस वॉर के बाद से। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें 13th रॉक एडिक्ट से। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इनको एक बार और आगे हम जब रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे एक बार और अच्छे समरी टाइप में बनाएंगे वहाँ पे भी। बट यहाँ पे भी इसको ध्यान रखना कि 13th रॉक एडिक्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखे हैं पहले। तो कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC के अंदर। और एक और क्वेश्चन बनता है कि कलिंग की कैपिटल कौन सी थी? तोशाली थी कलिंग की कैपिटल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे रॉक एडिक्ट से रिलेटेड। तो अब यहाँ इसके बाद अशोक के बाद है ना, जब अशोक की डेथ हुई थी तो हुआ क्या था कि जो एम्पायर जो बहुत बड़ा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गया था। जो हमने अपनी पहली वीडियो बनाई थी डायनेस्टीज़ के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अशोक के बाद से ही असली अलग अलग डायनेस्टीज शुरू हुई थी। तो दो हिस्सों में मौर्यन एम्पायर भी बट गया था उसके बाद, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्से के अंदर। बट वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है कि लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ था। क्योंकि इसके बाद अपनी शुंगा डायनेस्टी शुरू होगी, तो इस बृहद्रथ को मार के ही इसको मारने के बाद ही शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ। अब एक चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो किसकी मदद से? कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता। ये कि इंसान के 3 नाम हैं चाणक्य जी के। तो इन्होंने शुरुआत की। तो इनके बारे में कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या फैक्ट है वो कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में मॉडर्न पीरियड की बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बुक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। तो यूजुअली अर्थ से हमारा ना अर्थशास्त्र से मतलब निकलता है इकोनॉमिक्स, बट ये इकोनॉमिक्स की नहीं, ये बुक जो है ना ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मॉडर्न पीरियड के बारे में है। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है अर्थशास्त्र बुक, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे करके ऑप्शन आएगा तो पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है ये हमारी अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखी थी। तो इससे अब अगला क्वेश्चन अपना बनता है, हु गेव सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी किसने दी थी? कौटिल्य ने दी थी। तो सप्तांग थ्योरी क्या है कि 7 बॉडी पार्ट्स को 7 पार्ट ऑफ स्टेट से कंपेयर किया गया था। 7 पार्ट ऑफ स्टेट जो होते हैं ना उनसे, जैसे कि कान को बोला था फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब जो उस राज्य जो स्टेट के जो दोस्त है, राज्य के जो दोस्त बनेंगे आपस में, उनको कान से कंपेयर किया था। ऐसी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग चीज़ से, वो इतना डेप्थ में शायद नहीं पूछेगा, तो क्वेश्चन सिंपल इतना ही पूछ सकते हैं कि सिर्फ सप्तांग थ्योरी किसने दी थी? तो ये कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता, ऑप्शन के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं मौर्यन के बारे में। तो मेगास्थनीस एक कौन था? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीस। किसके कोर्ट के अंदर था ये? हमारा चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी इसने। ये बहुत फेमस बुक है, इससे भी हमें मौर्यन पीरियड की बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, हु रोट द बुक इंडिका? मेगास्थनीस। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, विच बुक रिटन बाय मेगास्थनीस गिव इस इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन पीरियड? तो इंडिका। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो मैंने ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को ओवरथ्रो किया था। मतलब जो उनका नंदास का लास्ट रूलर था धनानंद, उसको हराया था उस चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से। तो ये इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है? मुद्रा राक्षस नाम से की एक किताब है जो कि विशाखा दत्त ने लिखी थी। इस बुक से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच बुक गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यंस डिस्पाइट बीइंग रिटन इन गुप्ता एज? तो ये गुप्ता एज की बुक है, बट इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मौर्यंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षसा, और ये लिखी थी वैशाख दत्त ने। इसको हम गुप्ता के अंदर भी पढ़ेंगे इस बुक को के बारे में, बट ये मॉर्यन से भी रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको कवर करता हूँ। जितनी बार रिवाइज हो जाए उतना बेटर है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच बुक गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चाणक्यस असिस्टेंस टू चंद्रगुप्त मौर्य टू ओवरथ्रोस नंदा? तो इसका भी आंसर अपना मुद्रा राक्षस बुक आएगी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब इनका थोड़ा सा हम देखते हैं मॉर्यंस के कुछ, क्योंकि मॉर्यन टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, लिटरेचर, हर चीज़ के अंदर। तो क्या हुई थी अपनी, अब कुछ देखते हैं स्तूपास, इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स जो मॉर्यन टाइम पे बने थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है ये? वाराणसी यूपी के अंदर। इसको अशोक ने बनवाया था मेन। तो इसको किसने बनवाया था? अशोक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारनाथ पिलर। तो सारनाथ पिलर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ पे है? वाराणसी यूपी के अंदर है हमारा सारनाथ पिलर। इसको सांची स्तूपा से कम कंफ्यूज किया जाता है। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो हमारा सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सारनाथ पिलर है हमारा वाराणसी यूपी के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों में यूजुअली कन्फ्यूजन रहती है। तो हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ से लिया गया है? सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया गया है। और हमारा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीच में सेंटर के अंदर जो अशोक चक्र है वो भी हमारा सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन से लिया गया है, जिसके अंदर 24 टिक्स हैं। ये बहुत ईजी है, ये तो शायद सबको पता ही होगा। तो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत। तो अगला अपना क्वेश्चन क्या है? सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पे है? रायसेन एमपी के अंदर। सांची और सारनाथ के अंदर यूजुअली कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सांची स्तूपा है रायसेन के अंदर। इसके अंदर 3 मिनी स्तूपा हैं, छोटे छोटे 3 स्तूपास भी हैं इसके अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट ऐसे ही लिखा हुआ था लूसेंट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। सांची स्तूपा हमारा हो गया। तो अब इसके बाद है एक और स्तूपा है बरहुत स्तूपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बरहुत स्तूपा। इसका क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बरहुत स्तूपा? तो आएगा अशोक का अपना आंसर। ठीक है, तो हु कंप्लीटेड बरहुत स्तूपा? तो इसका आएगा पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा है ना, शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था हमारा, जिसने
लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, जिसके बारे में हमने भी ऊपर देखा था, उसको हरा के ये हमारा बना था। तो हु कंप्लीट बारहुत स्तूपा, पुष्यमित्र, शुंगा। ये दोनों क्वेश्चन बारहुत स्तूपा से इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का ध्यान रखना है हमें। अब इस बारहुत स्तूपा से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये किस बुद्धिज्म की ब्रांच या फिर सेक्ट बोल सकते हैं से बिलोंग करता है। तो हीनायान सेक्ट से। बुद्धिज्म की दो सेक्ट थी, हीनायान और महायान। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, बारहुत स्तूपा के किस सेक्ट से बिलोंग करता है, हीनायान ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट से। अब स्तूपास के बारे में एक और फैक्ट जान लेते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्तूपा सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया के अंदर। पिपरवा स्तूपा जो है ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है, यूपी के अंदर है ये स्तूपा। तो स्तूपास के बारे में वैसे ऋग्वेद से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले जो स्तूपा का मेंशन है वो ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन है स्तूपास का, ढेर के नाम से मेंशन कर रखा है उसके अंदर। तो यहाँ से हमारे स्तूपास की पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहला अपना स्तूपा क्वेश्चन क्या आएगा, विच इज़ ओवर ओल्ड। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर वी गेट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्तूपास। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आए तो ऋग्वेद आंसर करना है उसका, हमें ऋग्वेद के अंदर मिलती है हमें। और ओल्डेस्ट स्तूपा के बारे में पूछे तो पिपरवा स्तूपा हमारा ओल्डेस्ट स्तूपा है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो मेन है इसके रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और फैक्ट है, इन विच लैंग्वेज वर मैक्सिमम नंबर ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन। अशोका के मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में नहीं, किस स्क्रिप्ट के अंदर थे। तो इसका आएगा ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर थे। यहाँ पे लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट। किस स्क्रिप्ट के अंदर थे, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन थे अशोक के टाइम के। ये क्वेश्चन आ सकता है और शायद पूछा भी गया हुआ है पहले, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो अशोक के दो तरीके के रॉक एडिक्ट थे, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। तो मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के कितने थे, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं। तो हाउ मैनी मेजर रॉक एडिक्ट्स वर फाउंड दैट बिलोंग टू अशोका, 14 रॉक एडिक्ट्स। अब 14 के 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जिनसे पहले पूछा जा रखा है, उनके बारे में एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रॉक एडिक्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एनिमल सेक्रीफाइस कंडेम्ड। मतलब इसके अंदर क्या बोलता है कि जानवरों की बलि देने की बुरा, जानवरों की हमें बलि नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट रॉक एडिक्ट से हमें ये पता चलता है। ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फर्स्ट रॉक एडिक्ट। मेन है फोर्थ रॉक एडिक्ट, अपना 11th रॉक एडिक्ट और 13th रॉक एडिक्ट। 7th भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब फोर्थ रॉक एडिक्ट के बारे में देखते हैं। इसमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग पॉलिसी फ्रॉम बैरी घोष। बैरी घोष मतलब वायलेंस और वॉर की जो पॉलिसी थी उससे वो धमघोष की तरफ मूव कर गया था। कलिंग युद्ध के बाद हुआ था ये सारा चेंज। तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट से। ये सब मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, सारी की सारी ये जो भी है ये सारी मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है, माइनर रॉक एडिक्ट की नहीं। तो आएगा स्पेसिफिकली लिखा हुआ मेजर रॉक एडिक्ट। तो फोर्थ रॉक एडिक्ट से पता चलता है हमें उसका बैरी घोष से धम्मघोष की तरफ शिफ्ट, वो एक कलिंग वॉर के बाद हुआ था ये। 7th रॉक एडिक्ट से क्या मिलती है, मेंशन अशोकास पिलग्रिमेज। तो बुद्धिस्ट रिलेटेड बहुत सारी जगह उसने विजिट की थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें 7th रॉक एडिक्ट से मिलती है। तो अशोकास पिलग्रिमेज की इन्फॉर्मेशन मिलती है 7th रॉक एडिक्ट से। अब 11th हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ अशोक धामा। अशोक ने अपना एक धर्म टाइप शुरू किया जिसको उसने धामा का नाम दिया था, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें 11th रॉक एडिक्ट से। और 13th रॉक एडिक्ट है कलिंग वॉर के बारे में। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, कलिंग वॉर कब हुआ था, 261 BC के अंदर। इसी के बाद से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, जो फोर्थ हेड रॉक एडिक्ट के अंदर बताया गया है। तो इन सारे रॉक एडिक्ट्स के बारे में, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर तो शायद पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन, इसके ऊपर भी शायद क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके ऊपर भी शायद पूछा गया हुआ है पहले क्वेश्चन। तो इन रॉक एडिक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेन यही है तो 14, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन शायद इन्हीं से ही आना चाहिए। अब थोड़े माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो अशोक नाम किस रॉक एडिक्ट के अंदर पाया गया था, अशोक जो प्रॉपर नाम है वो पाया गया था मस्की रॉक एडिक्ट के अंदर, जो कर्नाटक के अंदर है। ये एक माइनर रॉक एडिक्ट है। और हमने ऊपर पढ़ा था अशोक मौर्य नाम किस में पाया गया था, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट के अंदर, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर।
जो रुद्र दमन का था, तो वहाँ पे अशोक मौर्य था और सिर्फ अशोक पाया गया था मस्की रॉक एडिक्ट के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ अशोक और अशोक मौर्य। ठीक है, तो इसको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे हमने पढ़ा था ये चीज़, ताकि क्लियर हो जाए। तो अशोक मौर्य नाम हमें मिला था रुद्र दमन के जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से। ठीक है, ये है अशोक मौर्य पूरा नाम। और यहाँ पे हमें मिलता है सिर्फ अशोक नाम, ये मिलता है हमें मस्की के रॉक एडिक्ट से। ये मस्की का रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मस्की रॉक एडिक्ट कहाँ पे है, तो मस्की रॉक एडिक्ट अपना कर्नाटक के अंदर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मस्की रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मस्की रॉक एडिक्ट से एक और क्वेश्चन बनता है कि इन विच रॉक एडिक्ट अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ बुद्धा शाक्या। बुद्धा शाक्या किस में कहा था उसने, मस्की रॉक एडिक्ट के अंदर ही। ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन तो ये है अशोक नाम कहाँ मिला था, या फिर ये आएगा मस्की रॉक एडिक्ट कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर। बट फिर भी ये फैक्ट मैंशनड है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि बुद्धा शाक्या उसने मस्की रॉक एडिक्ट के अंदर अपने आप को बोला था। तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा, इन विच रॉक एडिक्ट अशोक कॉल्ड हिमसेल्फ मगधराज। ठीक है, मगधराज इसने किस रॉक एडिक्ट के अंदर कहा था, ये था भबरू रॉक एडिक्ट, बैराट या फिर वैराट भी बोलते हैं इसको, भबरू वैराट रॉक एडिक्ट के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर है। तो ये 3-4 हैं जो मेन रॉक एडिक्ट हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं अशोक टाइम के। तो ये अपने 2 रॉक एडिक्ट हो गए इंपॉर्टेंट। एक है अपना बाबरू रॉक एडिक्ट, जिसके अंदर इसने अपने आप को मगधराज बोला है। और इस रॉक एडिक्ट के अंदर अशोक ने क्या भी बोला है, अपनी बुद्धिज़्म के अंदर फेथ दिखाई है, बुद्धिज़्म और त्रिरत्न के बारे में, कि इनके अंदर वो फेथ रखता है। ये चीज़ भी हमें इसी रॉक एडिक्ट से पता चलती है। अब त्रिरत्न क्या थे अपने, बुद्धा, धामा और एक संघ, ये 3 थे अपने त्रिरत्न बुद्धिज़्म के। तो भाबरू बैराट से हमें पता चलता है उसका बुद्धिज़्म में फेथ था, और इसने इसके अंदर अपने आप को मगधराज बोला था। अच्छा, एक और रॉक एडिक्ट है जो शायद यहाँ पे मिस हो गया है, वो लिखा नहीं गया है, वो है एरनगुडी। एरनगुडी रॉक एडिक्ट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। इस रॉक एडिक्ट की, ये भी मॉडर्न टाइप का ही रॉक एडिक्ट है, इस माइनर रॉक एडिक्ट है। इसकी खास बात क्या है कि ये लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों तरीके से लिखा गया है। अब या तो किसी भी लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, पर ये दोनों तरीके से लिखा गया है, इसीलिए ये वाला रॉक एडिक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरनगुडी रॉक एडिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इस रॉक एडिक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। तो ये एडिक्ट भी, तो वैसे इस तरीके की को बोला जाता है बोस्ट्रोफेन। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोस्ट्रोफेन वर्ड भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है वो लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से लिखने को बोस्ट्रोफेन बोला जाता है। एरंगुडी रॉक एडिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है ये क्वेश्चन ये आ सकता है हमारा, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसको यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट की तरह हम लिख लेते हैं। तो ये अपनी रॉक एडिक्ट्स वगैरह हो गए सारे, जो स्तूपास हो गए, रॉक एडिक्ट हो गए, ये सब हमारे कवर हो गए यहाँ पे, इंस्क्रिप्शंस हो गए। अब इसके बाद थोड़ा देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि मौर्य पीरियड पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है ना, इनके मेन ऑफिसर जो होते थे उनको बोलते हैं तीर्थास। तो ये कितने थे टोटल, 18 तीर्थास थे। अब इनके अंदर तीर्थास के अंदर कौन कौन आता है, ये तीर्थास बेसिकली कौन क्या होते हैं, ये होते हैं अपने मिनिस्टर्स, ये होते हैं हमारे मिनिस्टर्स। ये 18 मिनिस्टर्स थे टोटल। तो इनमें कौन कौन से थे, एक होता युवराज, युवराज कौन सा था, उत्तराधिकारी। फिर होता था पुरोहित, चीफ प्रीस्ट होता था पुरोहित। एक होता था सन्निदाता, सन्निदाता क्या होता है, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी क्या होता है अपना, जो अपना धन कोष की हिसाब किताब रखता है या देखभाल करता है, वो होता है अपना ट्रेजरी। तो एक सन्निदाता होता था ट्रेजरी ऑफिसर। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं, 18 के 18 तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता रहा हूँ। फिर अगला होता है अपना समहर्थ। समहर्थ क्या होता है, द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जनरल मेन जो हेड होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, वो होता था हमारा समर्थ, जो रेवेन्यू का हिसाब रखता था हमारा सारा। फिर होता था सेनापति, ये तो इजी है, मिलिट्री कमांडर इन चीफ। अच्छा, सेनापति के साथ साथ एक और चीज़ होती थी इसके अंदर जिसको बोलते थे नायक। ठीक है, नायक, नायक क्या होता था, नायक और सेनापति में क्या फ़र्क होता था। सेनापति है ना फील्ड के अंदर होता था युद्ध करते टाइम,
और ये फील्ड पे नहीं होता था, ये सिर्फ स्ट्रेटजीज बनाता था। नहीं, ये उल्टा हो गया। अपना जो नायक होता था वो फील्ड पे होता था, और जो हमारा सेनापति होता था वो फील्ड पे नहीं होता था। तो नायक बेसिकली हीरो जो जाके लड़ता था। तो इसलिए इससे इसका थोड़ा अंदाज याद रखने में आसानी हो जाती है। तो सेनापति मिलिट्री कमांडर इन चीफ हुआ करता था, और नायक भी सेनापति का ही एक टाइप था, बट ये फील्ड में होता था और सेनापति फील्ड में नहीं होता था। तो एक तो ये हो गया हमारा मिनिस्टर, जो तीर्थ या फिर तीर्थास बोल दो उसको, ठीक है। अपना अगला जो मेन मिनिस्टर होता था वो होता था व्यायवरिका। तो ये व्यायवरिका क्या होता था? जज ऑफ धर्मस्थ्य न्यायालय। अब धर्मस्थ्य न्यायालय सिविल कोर्ट होती थी। तो दो टाइप के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो उस टाइम पे भी ऐसे एग्जिस्ट करते थे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट का जो अपना जो जज होता था उसको बोलते थे व्यायवरिका, और प्रतिष्ठा बोलते थे क्रिमिनल कोर्ट के जज को। और क्रिमिनल कोर्ट जो होती थी उसको बोला जाता था कंटकाशोधन। तो कंटकाशोधन बोला जाता था हमारा क्रिमिनल कोर्ट को। तो ये अपने दो मिनिस्टर थे, बेसिकली जज ही थे। एक होते थे अपने राजुक्स, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ रखा था। राजुक कौन होते थे? सर्वेइंग एंड एसेसिंग लैंड, जो लैंड का सर्वे या फिर एसेस करते थे उसको, जैसे आज की डेट में पटवारी होते हैं ना, जो लैंड का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो होते थे राजुकास। तो ये मेन अपने मिनिस्टर थे। अब इन मिनिस्टर्स के अंदर क्या होते थे? अध्यक्ष थे। तो टोटल 27 अध्यक्ष बोले जाते हैं, उस टाइम पे 27 अध्यक्ष थे। तो इनके बारे में मेन हम देख लेते हैं कौन कौन से अध्यक्ष होते थे। एक होता है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन होता है? सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, अभी सीता अध्यक्ष है तो इससे एक और चीज़ है हमारा, एक और चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, कि उस टाइम पे लैंड का क्लासिफिकेशन हुआ करता है। जैसे एक होती थी सीता लैंड। सीता लैंड जो होती थी वो कौन सी होती थी? गवर्नमेंट की लैंड। गवर्नमेंट लैंड को बोला जाता था सीता लैंड। फिर एक होता था अपना बाग लैंड। भाग क्या होता था? जो प्राइवेट लैंड होती थी ना किसी की, अपनी निजी ज़मीन, उसको बोला जाता था प्राइवेट, उसको बोला जाता था भाग। तो ये क्योंकि ये सीता अध्यक्ष आया यहाँ पे, क्यों? सीता अध्यक्ष कौन होता था? सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। और सरकारी ज़मीन जो होती थी उसको भी सीता लैंड ही बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा पेपर के अंदर, कि जो सरकारी ज़मीन थी या गवर्नमेंट लैंड थी मौर्यंस के टाइम पे, उसको क्या बोला जाता था? उसको सीता बोला जाता था, और प्राइवेट ज़मीन को भाग बोला जाता था। तो अपने देखते हैं अध्यक्ष कौन कौन से थे। सीता अध्यक्ष, सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। एक होता था शुल्क अध्यक्ष, सुपरवाइजर ऑफ टोल्स। फिर होता था नवाध्यक्ष। नव मतलब नेवी से रिलेटेड, तो सुपरवाइजर ऑफ शिप्स। सुपरवाइजर भी मिल सकता है, बट सुपरिटेंडेंट भी मिल सकता है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर होता था अपना मुद्राध्यक्ष। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुद्राध्यक्ष, ये मुद्राध्यक्ष, क्योंकि मुद्रा से लगता है हमें करेंसी, बट ये एक्चुअली में पासपोर्ट डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। तो मुद्रा मतलब क्या होता था उस टाइम पे? सील। सील मतलब स्टैंप, जो स्टैंप लगा के बाहर भेजता था लोगों को, या आने का देखता था, वो होता था हमारा मुद्राध्यक्ष। तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। एक होता था फिर अपना पन्याध्यक्ष। ये होता था सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्स, यानी कि ट्रेड में कॉमर्स का जो सुपरवाइजर होता था उसको बोलते थे पन्याध्यक्ष। कॉमर्स मतलब बिजनेस का जो सुपरवाइजर होता था उस टाइम पे, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। अब उस टाइम पे एक और चीज़ होती थी, उनका डिटेक्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था मौर्यंस का। तो डिटेक्टिव जो होते थे ना, उनको बोला जाता था गुद पुरुष। गुद पुरुष बोला जाता था डिटेक्टिव्स को। ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएगा, इससे आगे का नहीं पूछेगा, बट फिर भी जान लेते हैं कि जो एक तो स्टेशनरी डिटेक्टिव होते थे जो एक जगह पे रुके रहते थे, एक जो घूमते रहते थे, ठीक है। तो उनको जो घूमने वाले उनको बोला जाता संचारी, और संस्थान बोला जाता था जो एक जगह पे बैठ के काम करते थे डिटेक्टिव, उनको संस्थान बोला जाता था, और संचारी जो घूमते थे। बट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ गुद पुरुष से ही आएगा कि डिटेक्टिव्स मौर्यन पीरियड के अंदर डिटेक्टिव्स किसको बोला जाता था? गुद पुरुष को बोला जाता था। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है कि विच प्लेस वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मौर्यंस। मेन एजुकेशन का सेंटर क्या था? तक्षशिला। अब देखना कि करेंसी कौन सी चलती थी मौर्यंस के टाइम पे। वट वॉज द नेम ऑफ करेंसी ड्यूरिंग मौर्यंस? पन्ना। अब पन्ना यहाँ से भी थोड़ा रिलेट करना, जैसे ये पन्याध्यक्ष कौन सा होता था? सुपरवाइजर ऑफ कॉमर्स, जो कि अपना बिजनेस लेन देन का ध्यान रखता था, तो वो होता था पन्याध्यक्ष। तो उसी से नाम याद रख सकते हो, पन्ना करेंसी का नाम था जो मॉडर्न टाइम पे चलती थी। अभी किस टाइप की करेंसी? सिल्वर की आहत स्टाइल कॉइन थे। आहत स्टाइल कॉइन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कोई कॉइन है, जैसे ये कोई मेटल का पीस है, इसके ऊपर कोई भी निशान चोट मार दो, कोई स्पेसिफिक सील मार दो,
एक कोई कलाकृति कर दो, एक स्टैम्प मार दी, सील, तो उसको बोला जाता था आहत स्टाइल कॉइन्स। तो ये सिल्वर आहत स्टाइल कॉइन थे हमारे जो पन्ना थे, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब उस टाइम पे जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी, उनके लिए भी नाम था रूपजीवास, उनको रूपजीवास बोलते थे। तो मॉडर्न टाइम पे है ना वुमेन्स की कंडीशन बहुत स्ट्रांग थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। डॉवरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, विडो री मैरिज ये सब एग्जिस्ट करता था मॉडर्न के टाइम पे। तो इसीलिए वहाँ पे है ना जो प्रोस्टिट्यूट्स थे उनको बोला जाता रूपजीवास। अब इस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट था, मॉडर्न के टाइम पे फिक्स मेजरमेंट सिस्टम हमारा आ गए थे मॉडर्न के टाइम के ऊपर। तो जो फिक्स मेजरमेंट सिस्टम थे उसके अंदर तो मेजरमेंट ऑफ ग्रेन्स, यानी कि तोलने के लिए दानों को, ग्रेन्स को तोलने के लिए जो हमारे जो यूनिट यूज होती थी उसको बोलते थे द्रोण, और लैंड को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती थी उसको बोलते थे निवृतना। तो ये हमारे मेन फैक्ट हो गए मॉर्यंस को लेके। तो इसी के साथ मॉर्यंस हमारा ख़त्म होता है। अब अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ के बारे में,